हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे भगत सिंह, आतंकवादी थे। जी हाँ, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब, जिसके बाद भारत सरकार दखल दे, जैसा मोदी सरकार से किया गया है अपील। दोस्तों, लाहौर में भगत सिंह के नाम पर नहीं रखा जाएगा चौक का नाम, कोर्ट में दे दिया गया अजीब तर्क। बताएंगे क्या है वो तर्क और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, बताएंगे। आग लगाने वाली खबर दोस्तों ये आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने शहीद भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी मानने से इनकार कर दिया, उल्टा उनको आतंकवादी करार दिया है, आतंकवादी बताया है। बताएंगे बिग ब्रेकिंग खबर, साथ ही साथ बताएंगे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की बड़ी ही गीदड़ भभकी कह दिया, अयोध्या की बुनियाद को हिला डालेंगे। जी हाँ, तो वहीं हिंदुओं में डर का है माहौल, खालिस्तानी धमकी से भारतीय कैंप रद्द कर दिया गया है। कनाडा में हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे ट्रंप ने बढ़ा दी जस्टिन ट्रूडो की टेंशन, इसको सौंप दी बॉर्डर की कमान, हाई अलर्ट पर आ गया कनाडा। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे किसने मांग कर दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। तो एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और दुश्मनों के खात्मे का वक्त आ चुका है मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब, स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि आतंकवादी थे भगत सिंह, जिसके बाद मच गया हड़कंप। दोस्तों, लाहौर के शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की योजना एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की टिप्पणियों के बाद रद्द कर दिया गया। पंजाब प्रांत की सरकार ने अपने जवाब में कहा कि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि आज की परिभाषा में एक आतंकवादी थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। लाहौर हाईकोर्ट में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल असगर लेघारी ने शुक्रवार को लिखित जवाब में स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी द्वारा LHC में दायर अवमानना याचिका पर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने एक जवाब में कहा कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने की लाहौर शहर जिला सरकार की प्रस्तावित योजना को कमोडोर यानी सेवानिवृत्त तारिक मजीद द्वारा प्रस्तुत एक टिप्पणी के आलोक में रद्द कर दिया है। इसमें कहा गया है कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति में शामिल मजीद ने अपनी टिप्पणियों में दावा कर दिया है कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक अपराधी थे और आज की परिभाषा में वो एक आतंकवादी थे। तो ये कथन दी गई है दोस्तों हाईकोर्ट में। ऐसे में लाहौर में अब भगत सिंह के नाम पर नहीं रखा जाएगा उस चौक का नाम। लेकिन जो अजीब तर्क दिया है और एक जहर घोलने वाला तर्क दिया है पाकिस्तान ने भगत सिंह को लेकर, शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि भगत सिंह ने अपनी शुरुआत ही लाहौर से की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक न्याय के लिए काम किया था। भगत सिंह की विरासत आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का जन्म ही लाहौर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और सब में बड़ी बात, भगत सिंह ने लाहौर में ही क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। पाकिस्तान में भगत सिंह की इतनी यादें होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारत के लिए काम किया था, लेकिन उस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा अपने आप को बलिदान दिया था भगत सिंह ने। उसके बावजूद भी उनको इज्जत, उनके नाम पर चौक का स्थापना करने के बजाय उनको आतंकवादी करार दे दिया गया। दोस्तों, इससे बड़ा और घोर अपमान भगत सिंह जी का नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसे में तुरंत ही आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पंजाब के सांसद हैं मलविंदर कंग ने भारत की मोदी सरकार को दखल देने की बात कही और कहा है कि तुरंत प्रभाव से मोदी सरकार को इस मुद्दे में दखल देना चाहिए, क्योंकि भारत के डिग्निटी पर, भारत के प्रिविलेज पर बड़ा सवाल खड़े करता है पाकिस्तान का ये बयान भगत सिंह को लेकर, जो भगत सिंह ने भारत को आजाद करवाने में एक अहम रोल अदा किया था। इस पर दोस्तों अब आपकी राय तो बनती है एक भारतीय होने के नाते। अगर आप भी भगत सिंह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, लेकिन सामने लाइक का बटन उसको दबाना मत भूलिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है। और अंत में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चल सके पाकिस्तान की अच्छी बयानबाजी ऑन भगत सिंह। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अयोध्या की बुनियाद को हिला देंगे। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की बड़ी ही गीदड़ भभकी, राम मंदिर को दिया थ्रेट। दोस्तों, कनाडा की शहर से खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वे हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाने की धमकी देने लगे हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करते हुए राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में पन्नू ने कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी थ्रेट दिया है। सिख फॉर जस्टिस नामक आतंकी संगठन के चीफ पन्नू ने जारी वीडियो में कहा कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर
कश्मीर में हिंसा होगी। बताया जा रहा है कि पन्नू ने यह वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में राम मंदिर के साथ साथ कई दूसरे हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की धमकी दी गई है। वीडियो में पन्नू ने आगे कहा कि हम हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। पन्नू की इस धमकी को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक यानी राम मंदिर के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। पन्नू के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या राम मंदिर में प्रार्थना करते हुए तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। खालिस्तानी आतंकी ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानी हमलों से दूर रहने की भी धमकी दी है। भारत से फरार होने वाला भगौड़ा पन्नू भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता जा रहा है। वो कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा के लिए खालिस्तानियों को उकसाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कनाडा में रह करके आतंकी पन्नू भारत को ऐसे ऐसे थ्रेट दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, बम फोड़ देंगे, उसके बावजूद भी आप कनाडा की ट्रूडो सरकार की नीयत बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इन धमकियों को देने के बावजूद भी खालिस्तानी आतंकवादी ट्रूडो को ना तो अब तक गिरफ्तार किया गया है, ना कोई पूछताछ की गई है, ना अब तक उसको कहा गया है कि तुम ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हो। जबकि आज के समय में किसी को भी पकड़ना इतना ही आसान है जितना कि खड़े बस पर चढ़ना होता है। ऐसे में ट्रूडो की नीयत साफ दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? इतना ही नहीं, बता दें कनाडा में हिंदुओं में है डर। खालिस्तानी धमकी से भारतीय कैंपों को रद्द कर दिया गया है। कनाडा में बहुत बुरे बन चुके हैं हालात दोस्तों। वहां हिंदू मंदिर पर हमले के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल है। देश में रह रहे हिंदू समुदाय के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है। रविवार को भारतीय कॉन्सुलेट का एक कैंप में अल्बर्टा में लगना था, लेकिन इसमें हिंसा के डर से कैंसिल कर दिया गया। ये कैंप वैंकूवर स्थित इंडियन कॉन्सुलेट की ओर से आयोजित होना था। इन घटनाओं के चलते हिंदू समुदाय के बीच डर का माहौल है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार देश के ज्यादातर हिंदुओं का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ऐसा तब है जब कनाडा की सरकार को लेकर वहां हिंदुओं को उनमें भरोसा कमजोर हुआ है। तो वहीं ट्रंप ने ट्रूडो की टेंशन बढ़ा दी है। टॉम होमन को सौंप दी है बॉर्डर की कमान, जिसके बाद हाई अलर्ट पर पहुंच गया कनाडा। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को देर रात घोषणा कर दी है कि वे आने वाले प्रशासन में देश की सीमाओं की निगरानी के लिए कट्टरपंथी आव्रजन अधिकारी टॉम होमन को वापस ला रहे हैं। रिपब्लिकन दिग्गज ने अपने राष्ट्रपति पद के पहले दिन से ही अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा अवैध अप्रवासियों का निर्वासन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व आईसीए निदेशक और सीमा नियंत्रण के दिग्गज टॉम होमन ट्रंप प्रशासन में शामिल होंगे और हमारे देश की सीमाओं की देखभाल करेंगे। मैं टॉम को काफी समय से जानता हूं और हमारी सीमाओं पर पुलिसिंग और नियंत्रण करने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। साथ ही नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू में आतंकी हमलों के खिलाफ शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की कर दी मांग। जी हां, जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार यानी आज प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को जम्मू के किश्तवाड़ में शहीद हुए नायक सूबेदार राकेश कुमार को भी श्रद्धांजलि दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कोई कमी नहीं आ रही है। कश्मीर संभाग के साथ साथ जम्मू रीजन में भी लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में गुरुवार से जारी एनकाउंटर में रविवार को सेना के स्पेशल फोर्सेस के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। राकेश कुमार की शहादत को सलाम करते हुए जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो आतंक का मुंहतोड़ जवाब दे। इसके साथ ही मनीष ने मांग की है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आए। जी हाँ, वही बता दें, महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को पत्र लिख करके क्या उठाई है मांग। दरअसल पीडी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें सरकार से एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि ये कमेटी पिछले 5 साल में नौकरी से हटाए गए सभी कर्मचारियों के मामलों की जांच करें। इन कर्मचारियों को अलगाववादियों और आतंकवादियों से शक के आधार पर नौकरी से निकाला गया है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 60 है जो पुलिस शिक्षा, J&K बैंक और कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैनात थे। एलजी प्रशासन ने इन सभी को 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में आतंक या अलगाववाद फैलाने के आरोप में हटा दिया था। राजनीतिक और ट्रेड यूनियन नेताओं ने इसे तानाशाही बताया था क्योंकि इन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया था। साथ ही साथ बता दें, शेख हसीना पर भारत के साथ टकराव के मूड में है यूनुस। सरकार कह रही है कि चाहे ये
भगौड़े फांसीवादी दुनिया में कहीं भी हों, उनको वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेही ठहराया जाएगा। जी हां, बांग्लादेश से निर्वासित शेख हसीना को वापस लाने के लिए यूनुस सरकार भारत से टकराव का रास्ता अपनाने के मूड में दिखाई दे रही है। मौजूदा सरकार हसीना को वापस लाने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेगी। सरकार का मकसद ऐसे लोगों पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की तैयारी में है। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप है, जिसके बाद जुलाई अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी तादाद में मौतें हुई थी। बाद में ये आंदोलन बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया, जिसकी वजह से शेख हसीना को 5 अगस्त को गुप्त रूप से भारत भागना पड़ा। अब ऐसे में कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में पुराने हाई कोर्ट भवन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी में रेनोवेशन की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द इंटरपोल के जरिए एक रेड नोटिस जारी किया जाएगा। चाहे ये भगौड़े फांसीवादी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, पहली बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेबाक माना कि हिजबुल्लाह वाला अटैक का प्लान उन्हीं का था। जी हां, उन्होंने कहा कि लेबनान में मेरे आदेश पर ही पेजर हमला हुआ। जी हां, रविवार को उन्होंने पुष्टि की है कि सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले की मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3000 से अधिक घायल हो गए। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने ही लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। जी हां, वहीं रविवार को एक कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया कि इजरायली सेना ने सीधे आदेश मिलने के बाद बेरूत में एक सटीक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान की हर चाल होगी फेल, चीन को भी मिलेगा करारा जवाब। रूस की मदद से भारत ने की दुश्मनों को टेंशन देने की तैयारी। जी हां, चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारत के लिए हर वक्त खतरा बना रहता है। ये दोनों ही देश अपने नापाक इरादे एलएसी पर और एलओसी पर भी अमल में लाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जिसके चलते भारतीय सेना हमेशा अतिरिक्त सावधानी के साथ इन सीमाओं पर पड़ोसियों के साथ डील करती है। दोनों पड़ोसियों की हर चाल को फेल करने के लिए भारत की तैयारी पक्की है। भारत को इस महीने के अंत तक रशिया में बने अपने 2 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों में से पहला मिलने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय से हो रही देरी के बाद अब भारत को इसकी डिलीवरी होगी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, जयशंकर जी की पाकिस्तान यात्रा ने जगाई उम्मीदें। क्या भारत पाकिस्तान के बीच शुरू होगा व्यापार? बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में संबंधों में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से की गई यात्रा ने नई उम्मीदों को जन्म दे दिया है। हालांकि इस दौरे के दौरान जयशंकर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच संक्षिप्त बातचीत के अलावा कोई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। फिर भी इस यात्रा से व्यापार पुनरारंभ की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार ट्रिब्यून के अनुसार जयशंकर की यात्रा को भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र की ओर जाने वाले एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ये यात्रा क्षेत्र की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार की आशा को जगा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच वर्तमान में राजनीतिक तनाव बना हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से भारत को लेकर या यूं कहे भगत सिंह को लेकर अभी हाल ही में बयान दिया गया है, आतंकवादी करार दिया गया है, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ कभी भारत के संबंध सुधरेंगे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को तो यूं ही लगता है, क्योंकि जयशंकर जी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन क्यों गए थे वो पाकिस्तान, शायद पाकिस्तानी इन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे। बहरहाल दोस्तों, आप इस पर क्या निजी राय है बताना मत भूलिएगा। क्या आपके हिसाब से भी भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे या बिल्कुल भी नहीं, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, क्या योगी आदित्यनाथ है आतंकी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने दहशतगर्दों से कर दी यूपी के सीएम की तुलना। बता दें, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों अपने अपने भाषणों में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ हैं नारे और मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि पहले मोदी और योगी ये तय करे कि देश में कौन सा नारा लागू होगा ताकि जनता में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। झारखंड के पलामू में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पब्लिक मीटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान है, कोई साधु ऐसा बयान नहीं दे सकता, ये बात आतंकी ही कह सकते हैं, आप नहीं। जी हाँ, कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी योगी का मकसद देश की
एकता को खत्म करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नारों का मकसद देश में लोगों को बांटना है ताकि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ साध सकें। खड़गे ने इस तरह की बयानबाजी को दादागिरी का प्रतीक बताया है, जो कि वाकई में कांग्रेसियों के अंदर बहुत बड़ी बौखलाहट नजर आ रही है। दोस्तों, आप उनके बयान से ये गेट कर सकते हैं कि कैसे कांग्रेसी अभी से ही समझ चुके हैं कि चुनाव में उनकी जीत नहीं होने वाली। आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, आ गया बड़ा सर्वे, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, और सीएम पद के लिए कौन है सबकी पसंद, आपको बता दें। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेट्राइज सर्वे सामने आया है। इसमें राज्य में महायुति का या महाविकास अघाड़ी एमवीए में से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा इस नए सर्वे ने कर दिया है, जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल मेट्राइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाले गठबंधन महायुति के राज्य में सरकार बनाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को झटका लगने जा रहा है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी एमवीए को 106-126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर वोट शेयर की बात करें दोस्तों, तो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विपक्ष पर भारी पड़ने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। सर्वे में अन्य को 12% तक वोट शेयर मिलने के कयास लगाए गए हैं। तो वहीं अगर सीएम फेज की बात करें, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फेज के लिए एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरे बने हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सर्वे पसंद आया होगा। आपको अगली खबर में हम झारखंड चुनाव का सर्वे बताएंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें, बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको खबर, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।